तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मनवा के फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा फास्ट और शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमारी स्टोरी थोड़ी पेस पकड़े, और जैसे ही हमारे मेन इवेंट शुरू होंगे तो मैं नॉर्मल पेस से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा ताकि आप स्टोरी को प्रॉपरली समझ पाओ। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक एंशिएंट टेंपल को और एक वॉरियर जो कि बहुत बुरी हालत में था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इसी वॉरियर की बहन क्वीन शाओ यू ने एक आदमी सोंगफी के साथ मिलकर इससे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट लेने के लिए इसे बिट्रे किया था। पर तभी हमें पता चलता है कि क्वीन फेंग यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इनके पेरेंट्स की डेथ के बाद कई बार अपनी बहन के लिए अपनी जान खतरे में डाली और उसे हर बार सपोर्ट किया, लेकिन शाओ यू इस बात से एग्री नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई हमेशा उसे कंट्रोल करना चाहता था। पर तभी सोंगफी क्वीन फेंग पर अटैक करता है और उसका सर काट देता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि 2025 में इनकी दुनिया में एक गेम डिसाइड हुई जिसका नाम था द गॉड फॉरसेकन गेम, और इसके रूल कुछ ऐसे थे कि जब भी कोई पर्सन सोएगा तो वो जबरदस्ती गेम वर्ल्ड में चला जाएगा। गेम की ओनली करेंसी लाइफ स्पैन थी जो कि मरने से कम होती थी और मॉन्स्टर को मारकर लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता था। प्लेयर्स लाइफ स्पैन स्पेंड करके अपनी इन गेम एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में ला सकते थे और ऑफ कोर्स इस दुनिया की कोई भी टेक इन एबिलिटीज का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और इन्हीं इवेंट से क्वीन फेंग ने खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल्स किए और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट द आई ऑफ जजमेंट मिलता है जिसका यूज करके वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता था। लेकिन तभी उसकी बहन ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी मेहनत अब किसी और के फायदे के लिए जाया हो चुकी थी। पर मरने से पहले क्वीन फेंग विश करता है एक और लाइफ टाइम जीने की, एंड बूम उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को अपनी ही बॉडी में पाता है। लेकिन ये उसके डेथ टाइम से 9 साल पहले के इवेंट्स थे और एग्जैक्टली इसी टाइम पर वो गेम इस वर्ल्ड में डिसेंड हुई थी और अब क्वीन फेंग इकलौता प्लेयर था जिसे ये गेम खेलने का एक्सपीरियंस था और अब वो जानता था कि ट्रेटर कौन है। और एग्जैक्टली यहीं से हमारे मेन इवेंट शुरू होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाओ यू को जो कि क्वीन फेंग पर काफी गुस्सा हो रही थी, और तभी हमें पता चलता है कि गेम के डिसेंडिंग डे पर शाओ यू ने सोंगफी की वजह से क्वीन फेंग के साथ काफी लड़ाई की थी, क्योंकि गेम शुरू होने से पहले सोंगफी एक फेमस अंडरग्राउंड आइडल था और शाओ यू उसकी ऑब्सेस्ड फैन। सोंगफी चेहरे से तो मासूम था लेकिन रियलिटी में वो अपनी काफी फैंस के पैसे और बॉडीज यूज कर चुका था, जिसकी वजह से क्वीन फेंग ने अपनी बहन को उसकी शोध में जाने से रोका और इन दी एंड उस पर अपनी बहन की लाइफ कंट्रोल करने का इल्जाम लगा। लेकिन तभी शाओ यू सोंगफी की वजह से क्वीन फेंग पर चिल्लाने लगती है, पर क्वीन फेंग उसे थप्पड़ मारता है और इस पॉइंट पर वो बहुत गुस्से में था, और वो भी क्यों ना उसकी यही बहन उसे आगे जाकर बिट्रे भी करती है। और तभी क्वीन फेंग उसके मुंह पर अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड फेंक के मारता है जिसमें से उसने एक भी सेंट यूज नहीं किया था, और शाओ यू से कहता है कि अब से मेरी तुम जैसी कोई बहन नहीं। और तभी हमें पता चलता है कि फेंग की पास्ट लाइफ में उसने शाओ यू की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस की थी और वो क्यूरियस था कि इस बर्डन के बिना वो कितना आगे जा सकता है, क्योंकि उसके पास बाकी सब लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस था। और इस पॉइंट पे वो स्लीपिंग पिल्स लेता है और सोने के बाद ही वो आंखें खोलता है अपने करियर चॉइस हॉल में। ये वो जगह थी जहाँ उसे अपना कैरेक्टर चूज करना था, और जब वो पहली बार यहाँ आया था तो उसे अपना कैरेक्टर चूज करने के लिए बहुत टाइम लगा था, और एट द एंड उसने अपनी बहन को बचाने के लिए वॉरियर सेलेक्ट किया था। लेकिन इस बार वो अकेला था तो फास्टर खेलने के लिए वो चूज करता है असैसिन। पर तभी ही उसका वही आर्टिफैक्ट द आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से वो गेम एंटर करते ही हाईएस्ट रैंक, प्रोफेशन और टैलेंट गेन कर लेगा। और तभी हमें पता चलता है कि इस आर्टिफैक्ट ने अपने आप को फेंग के साथ बाउंड कर लिया था क्योंकि उसका असली मास्टर फेंग था, और जब तक एक आर्टिफैक्ट अपने असली मास्टर को पहचानता है तब तक वो दूसरों के लिए यूजलेस होता है, और इसी आर्टिफैक्ट की वजह से फेंग रिबोर्न हुआ था। पर तभी वो एक असैसिन में बदलने लगता है और वो बनता है शैडो, जो कि असैसिन का हाईएस्ट हिडन प्रोफेशन था जो कि उसकी प्रीवियस लाइफ से बहुत ज्यादा अलग था। अब हर प्रोफेशन में उसकी हिडन हाइडर प्रोफेशन को अनलॉक करने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इन चांसेस को रियलिटी में बदलती है। पर तभी फेंग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है उसका नाम चूज करने का, और सिंस उसका प्रोफेशन शैडो था तो वो अपना इन गेम नेम भी शैडो रखता है। लेकिन तभी वो स्पॉन होता है शेल टाउन में जो कि एक सेफ जोन था जहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं थे और प्लेयर्स एक दूसरे पर अटैक भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि एक नॉर्मल इन गेम लॉबी होती है। पर हमें पता चलता है कि इस वक्त तक बहुत से लोग गेम ज्वाइन कर चुके थे और जल्द ही कुछ पावरफुल फिगर्स भी गेम ज्वाइन करने वाले थे, तो शैडो को कंटिन्यूअसली अपना लेवल अप करना था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और प्लेयर्स स्पॉन होते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए मरने के बाद दोबारा स्पॉन हुए थे, और तभी हमें पता चलता है कि एक लेवल 1 क्रोलर भी इतना पावरफुल था कि उसने इन सबको इजीली मार दिया था, जिससे इनका लाइफ स्पैन कम हो गया था जो कि यहाँ की करेंसी है। पर तभी शैडो की टीम में एक आर्चर को देख के समझ जाता है कि वो भी एक हिडन क्लास थी, लेकिन शैडो जैसी हाई टायर हिडन क्लास नहीं। और तभी वो लड़की शैडो के पास आकर उसे उनके साथ टीम अप करके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहती है, लेकिन शैडो स्ट्रेट अप रिजेक्ट कर देता है। और तभी शैडो अकेले ही उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है, और ये लोग शैडो को मरने के लिए देखना चाहते थे तो वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद शैडो ने नोटिस कर लेता है और वो अपनी एबिलिटी शैडो स्नीक का यूज करके इनविजिबल हो जाता है, जो कि एक न्यू प्लेयर के लिए एक काफी अनयूजुअल चीज थी। ये चीज देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें टाउन वापस जाकर अपना लेवल अप करने के तरीके ढूंढने चाहिए। अब शैडो सोचता है कि वहां से कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वो बस प्लेयर्स के लिए एक शेल्टर है, लेकिन तभी उसकी स्टेल्थ एबिलिटी फिनिश होती है, पर उसे थोड़े ही कूल डाउन के बाद फिर से यूज किया जा सकता था। और जैसे ही शैडो वैनिश होता है तो उसका कूल डाउन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसकी एबिलिटी खत्म होने के कुछ ही सेकंड्स बाद वो फिर से अपनी एबिलिटी को यूज कर सकता है। लेकिन तभी हमें शैडो के
स्टैट्स देखते हैं जहाँ इसकी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एगिलिटी और स्पिरिट को कुछ प्लस पॉइंट्स मिले थे, जो कि बाकी प्रोफेशंस को भी मिलते हैं लेकिन उतने नहीं जितने शैडो को मिले थे। प्लस इसके पास 5 बोनस पॉइंट्स भी थे जिनका यूज करके ये अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता था। और मोस्टली लोग इन पॉइंट्स को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ या स्पिरिट को बढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। पर शैडो जानता था कि एगिलिटी इज दी की। हर गेम में आप जितने मर्जी स्टैट्स बढ़ा लो लेकिन फिर भी मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को काफी ज्यादा डैमेज दे देते हैं और उनको मारने का इकलौता रास्ता है एगिलिटी को बूस्ट करना और स्पीड को बढ़ाना। पर तभी शैडो का सामना उसी क्रोलर से होता है जिसने पिछली टीम को मारा था और वो अभी भी उनके लाइफ स्पैन एब्जॉर्ब कर रहा था। पर तभी वो क्रोलर शैडो पर अटैक कर देता है जिसे शैडो बहुत इजीली डॉज करता है। लेकिन इसी टाइम पर हमें पता चलता है कि अगर मॉन्स्टर प्लेयर्स को कई बार मार के एनफ लाइफ स्पैन एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो इवॉल्व कर सकता है। लेकिन तभी शैडो अपनी स्टेल्थ का यूज करके इनविजिबल हो जाता है और अपनी स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक से उस क्रोलर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और इस डैमेज को देखकर शैडो खुद बहुत ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आती है जब वो एज अ वॉरियर प्ले कर रहा था और उस वक्त उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स भी बहुत कम डैमेज करते थे और उसे बस एक क्रोलर को मारने के लिए ही बहुत ज्यादा टाइम और ट्रायल्स लगी थी। पर तभी हम देखते हैं कि इस क्रोलर को मारने से उसे 3 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन और 54 ईयर्स एंड 155 डेज का नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला था। पर तभी उसकी आई ऑफ जजमेंट अथॉरिटी एक्टिवेट होती है और उसे एक नया टैलेंट इनफाइनाइट एवोल्यूशन मिलता है जिसका यूज करके वो अपनी स्किल्स को इनफाइनाइटली अपग्रेड कर सकता था। और उसे याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी। पर तभी वो इस टैलेंट को टेस्ट करने के लिए अपनी स्किल शैडो स्नीक और बैक स्टैब को अपग्रेड करता है और इसकी स्किल सच में एक लेवल अपग्रेड हो जाती हैं। पर ये मैं समझना कि वो ऐसे ही नहीं इवॉल्व किया जा सकता है बल्कि उसे इवॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पिरिट सा डुओ आता है और वो ऐसा शो कर रहे थे जैसे वो बहुत ज्यादा प्रो है। वो लड़का इवन शैडो को प्रोटेक्ट करने की भी बात करता है। लेकिन तभी हम इनके पास वाले ट्री पर एक स्पाइडर फ्लैश होता देखते हैं जिसे देखते ही शैडो स्टेल्थ एक्टिवेट कर लेता है और वो ह्यूज स्पाइडर उस स्टूपिड से डुओ को मार देता है। अब ये स्पाइडर एक बिगिनर बॉस था जिसकी एचपी अराउंड 1600 के करीब थी और एक नॉर्मल नए बंदे के लिए स्पाइडर को मारना इम्पॉसिबल था। पर शैडो अपनी अपग्रेडेड स्किल्स को टेस्ट करने के लिए स्पाइडर पर अपनी स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक से अटैक करता है जिससे स्पाइडर को अराउंड 300 का डैमेज होता है। लेकिन इस टाइम पर ये स्पाइडर रेज में आ जाती है और शैडो को ढूंढना शुरू करती है। पर शैडो इसे एक पत्थर से मारता है जिससे इसे फिर 300 का डैमेज होता है। और अब शैडो स्टेल्थ खत्म होने पर इस पर अटैक कर रहा था और अटैक करने के फौरन बाद वो फिर से स्टेल्थ एक्टिवेट कर रहा था और फिर स्टेल्थ हटने का वेट एंड देन अटैक। और शैडो स्टेल्थ खत्म होने का वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक एक्टिवेट हो रही थी और स्पाइडर को सिर्फ एक पत्थर से ही काफी डैमेज हो रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से लॉबी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि शैडो लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर बैठा है और वो ऐसा पहला प्लेयर था जो इतनी जल्दी लेवल 2 अचीव कर चुका था, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो मिलकर भी छोटे क्रिएचर्स को नहीं मार पा रहे थे और शैडो वो अकेला बंदा था जो कि अब एक बॉस को मार चुका था। पर तभी हम फिर से शैडो को देखते हैं जो कि स्पाइडर बॉस को मार चुका था जिससे उसे बहुत सी एक्सपी मिली थी और एक ग्रीडी हैंड स्किल। स्किल को सीखने के बाद अगर शैडो किसी भी मॉन्स्टर को मारता है तो 20% चांसेस हैं कि उसे ज्यादा लूट मिलेगी, जिसे शैडो अपनी इनफाइनाइट एवोल्यूशन स्किल का यूज करके फ्यूचर में बढ़ा भी सकता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाओयू और उसकी एक दोस्त को, जो कि शाओयू से अपने ब्रदर को अपोलोजिज करने के लिए कह रही थी क्योंकि ये दोनों एक दिन पहले ही अपना एग्जाम मिस करके सोंगफी का शो अटेंड करने गई थी। पर शाओयू उल्टा अपने भाई पर ही गुस्सा करने लगती है और उसे सबका कसूरवार ठहराती है। लेकिन तभी हम इनके स्कूल के एक बच्चे को देखते हैं जो कि काइंड ऑफ सेमी ट्रांसपेरेंट स्टेट में था क्योंकि उसने जैसे ही नैप लिया तो वो गेम के वर्ल्ड में एंटर कर गया और यहीं पर हमें पता चलता है कि अगर कोई गेम के अंदर है तो वो रियल वर्ल्ड में इस स्टेट में चला जाएगा ताकि कोई उसे फोर्सिबली उठा ना सके। और अब इस गेम की न्यूज आहिस्ता आहिस्ता पूरे वर्ल्ड में फैल रही थी। लेकिन तभी हम शैडो को देखते हैं जिसने अपनी ग्रेडिएंट स्किल को अपग्रेड कर लिया था और अब उसके चांसेस 20% से 70% तक चले गए थे और अगर वो इसे एक स्टेप और अपग्रेड करता है तो उसके चांसेस 70 से 100 तक चले जाएंगे। और अब शैडो भी समझ चुका था कि बाहर के लोगों को गेम के बारे में पता चल ही गया होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग गेम में आएंगे और उन्हें ये रियलाइज करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इन गेम एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में ले जाया जा सकता है और जब ये चीज होगी तो पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी। अब इन स्किल्स को स्टार्ट करने की 2 कंडीशंस थी, पहली लेवल 10 रीच करना और दूसरी इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होना। और छोटे मॉन्स्टर्स को मार के शैडो को ये चीज करने में बहुत टाइम लग सकता था तो इसीलिए उसे स्ट्रॉन्गर बॉसेस को मारना था। पर तभी शैडो को कुछ प्लेयर्स के लड़ने की आवाज आती है। जब वो उनको जाकर देखता है तो उसे वैंग मिंग दिखता है। अब इसकी पिछली लाइफ में एक ह्यूमर था कि जब वैंग मिंग ने इस गेम को ज्वाइन किया था तो उसने 6 प्लेयर्स की एक टीम बनाई थी और वो सब हिडन क्लास प्लेयर थे और शैडो भी यही नोटिस करता है कि वैंग मिंग की टीम के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास थे, जिसकी वजह से उनकी कोई एक एबिलिटी नॉर्मल प्लेयर से ज्यादा अच्छी थी। लेकिन हिडन क्लास होने के बावजूद इन सबको इस क्रिएचर से लड़ने के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। पर तभी इन पर 2 लेवल 2 करप्टर्स अटैक कर देते हैं जो कि इनकी टीम पर और भी भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी शैडो अपने स्टेल्थ में आकर एक करप्टर को 1 शॉट में खत्म कर देता है, जिसे देखकर ये सब लोग हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि कोई इनकी हेल्प कर रहा था। पर तभी शैडो दूसरे करप्टर को भी एक ही शॉट में खत्म कर देता है। अब इनको मारने की वजह से शैडो को एक स्किल वेनम डार्ट मिलती है जिसे कि शैडो जल्दी से अपग्रेड करता है। अब इस स्किल से शैडो वेनमस डार्ट फेंक सकता है जिसके स्टैट्स अभी तो नॉर्मल है, जिन्हें के बाद में बढ़ाया जा सकता है। और इस टाइम पर वैंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और उसके हीलर भी अब किसी काम के नहीं थे। पर शैडो उसी वक्त अपना डार्ट उस प्रेडेटर को फेंक के मारता है जिससे उसकी आधी एचपी इंस्टेंटली कम हो जाती है और बाकी की एचपी कुछ ही सेकंड में धीरे धीरे गिरने
करने लगती है और वो प्रेडेटर वहीं पर मर जाता है। पर तभी वैंग उठता है और बस हवा में उसको थैंक्स करता है जिसने इनकी मदद की थी। और सिंस शैडो अपनी स्टेल्थ में था तो उन्हें बस एक आवाज आती है कि इन जंगलों में लोगों पर इतना जल्दी ट्रस्ट मत करो। और तभी वो लोग फिर से इसका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगते हैं। अब शैडो यहीं पर फिर से अपना ग्रीडी हैंड एक्टिवेट करता है जिससे उसे काफी ज्यादा लूट मिलती है। और अब उसके पास अपने प्रोफेशन के अलावा बाकी प्रोफेशन की भी चीजें थी। और जैसे ही उसका बैग फुल होगा तो वापस टाउन जाकर उन्हें दूसरे लोगों से लाइफ स्पैन से ट्रेड करेगा। इस बार शैडो की ग्रोथ पिछली बार से कई गुना ज्यादा हो रही थी और वो जल्द ही सोंग पी को ढूंढने वाला था। लेकिन तभी हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ते हुए बार बार मर रहे थे। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इनको गेम लॉग ऑफ करने के लिए यानी कि गेम से बाहर जाने के लिए लेवल 3 अचीव करना पड़ेगा, वरना ये हमेशा के लिए गेम में ही फंसे रहेंगे। और तभी हमें लीडर बोर्ड दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि शैडो ऑलरेडी लेवल 3 तक पहुंच चुका है और बाकी सब अभी लेवल 1 पर ही हैं। लेकिन तभी वो लड़की जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था वो ये खबर फैला देती है कि अगर शैडो ने लेवल 3 तक कैरी करेगा तो वो उसे रियल लाइफ में 10 मिलियन देगी। लेकिन हम शैडो को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अपनी एक और हैंड स्किल अपग्रेड करता है जिससे इसको ज्यादा लूट तो मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन 20% ये चांस भी होगा कि इसके लूट की रेट ही एक लेवल बढ़ जाए। मतलब अगर कोई चीज ब्रोंज लेवल की है तो वो उसे सिल्वर की मिलेगी। पर तभी शैडो के सामने एक और मॉन्स्टर आता है जिसका नाम दी डैम था और वो एक ब्रोंज टायर बॉस था। लेकिन इस वक्त शैडो की स्टोरेज फुल थी तो वो इसे मारने के बाद इसकी लूट नहीं उठा सकता था, तो इसलिए वो स्पॉट को मैप पर मार्क करता है और खुद अपनी इन्वेंटरी खाली करने के लिए वापस टाउन जाने लगता है। और अगले सीन में हम शैडो को टाउन में देखते हैं जहाँ वो एक टेम्पोरेरी शॉप ओपन करता है और यहाँ उसके पास जो दूसरे प्रोफेशन की लूट थी उसे वो बेचने वाला था। अब शैडो को ऐसा करता देख बहुत से लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी उसके पास एक मेज आती है जो कि उसे एक स्पेल बाय करना चाहती थी जिसकी प्राइस शैडो उसे 100 डेज ऑफ लाइफ स्पैन बताता है। ये सुनकर वो शैडो को प्राइस कम करने के लिए कहती है, पर शैडो उसे बताता है कि इस स्पेल से तुम मॉन्स्टर को काफी इजीली मार सकती हो, 100 डेज पहले ही बहुत चीप है। तो वो मेज अपनी टीम से बात करके उससे वो स्पेल बाय कर लेती है। लेकिन तभी शैडो के पास वही 10 मिलियन वाली लड़की आती है जो कि उससे सेम बात करती है, पर शैडो उसे देखते ही उसे पहचान जाता है। इस लड़की का नाम जियांग ली था और शैडो की पास्ट लाइफ में भी इसने ऐसे ही बहुत से लोगों को पैसों का लालच देकर उनसे अपना लेवल अप करवाया और रियल लाइफ में किडनैप करवा के उनसे फ्री में काम करवाया और जिन्होंने मना किया वो मारे गए। शैडो इस ऑफर को स्ट्रेट अप रिजेक्ट कर देता है, पर जियांग ली उसे फिर से सब बाग खाने लगती है। लेकिन शैडो जानता था कि जल्दी यूनिवर्सल करेंसी लाइफ स्पैन होगी और कैश कोई वैल्यू नहीं रखेगा और इसलिए शैडो से यहाँ से हटने को कहता है। और इस बात को सुनकर जियांग ली गुस्से में आ जाती है और शैडो से बदतमीजी करने लगती है, जिसे सुनकर शैडो भी गुस्से में आ जाता है और जियांग ली से कहता है एक और लफ्ज और मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा स्पैन 0 नहीं हो जाता। और ऑब्वियसली वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैडो सारे आइटम्स बेच चुका था तो अपनी शॉप क्लोज करके डैम को मारने के लिए जाने लगता है। इस मूवमेंट पे कोई नहीं जानता है कि इन गेम स्किल को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कोई नहीं जानता है कि इस गॉड फॉरसेकन गेम की वजह से रियलिटी कोलैप्स कर जाएगी और सिर्फ खुद की स्ट्रेंथ ही सब कुछ होगी। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग ली को देखते हैं जो कि शैडो पर उसकी ऑफर रिजेक्ट करने की वजह से काफी गुस्सा कर रही थी। पर तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि अपना नाम माओ बताता है, जो कि करंटली लेवल 2 पर था और वो जियांग ली के साथ उसी 10 मिलियन वाली डील के बारे में बात करने आया था। वो जियांग ली को सेम एबिलिटी वाली ट्रिक बताता है कि आपको लेवल अप करने के लिए अपने सारे पॉइंट्स एबिलिटी को देने पड़ेंगे जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप ट्रैकर से फास्ट हो जाओगे। और इसी मोमेंट पे जियांग ली माओ की ट्रिक से काफी इंप्रेस होती है, पर वो ऑलरेडी अपने सारे बोनस पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट कर चुकी थी। तो माओ से डील करती है कि वो उसको लेवल 3 तक कैरी करेगा और जब वो गेम लॉग ऑफ करेंगे तो जियांग उसे 5 मिलियन देगी, क्योंकि 10 मिलियन वाली डील सिर्फ शैडो के लिए थी बिकॉज ही वाज टू स्ट्रॉन्ग। और माओ इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैडो को जो किसी डैम के पास उसे मारने के लिए आया था, पर अब तक वो मॉन्स्टर ऑलरेडी ब्रोंज से सिल्वर टायर तक पहुंच चुका था। तो शैडो ये चाहता था कि वो उसे गोल्ड टायर तक पहुंचने के बाद मारे, पर उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता, तो शैडो उस पर अपने पोइजन डार्ट से अटैक करता है। अब इस अटैक से डैमेज तो होता है, लेकिन एक सिल्वर टायर बॉस एक ब्रोंज से 3 गुना ज्यादा एचपी रखता है, तो इंटायरली मरता नहीं है और शैडो पर काइंड ऑफ एक एनर्जी अटैक करता है जिससे कि शैडो डोज कर देता है। पर तभी शैडो उस पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अपनी स्टेल्थ स्ट्राइक से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर नियरली मर चुका था तो वो भागना शुरू कर देता है। पर शैडो उस पर फिर से अटैक करता है और फाइनली वो मॉन्स्टर मर जाता है। इस क्रिएचर को मारने से शैडो को 4 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल सीधा 3 से 5 हो जाता है। पर तभी वो अपनी हैंड स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे से कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं और अब उसके पास 12 एवोल्यूशन पॉइंट्स और 372 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन था। पर तभी उसकी वो एक टायर अपलूट वाली एबिलिटी एक्टिवेट होती है और उसे एक लूट आइटम सिल्वर की जगह गोल्ड मिलता है। लेकिन तभी हम वैंग मिंग की टीम को देखते हैं जो कि कुछ ग्राइंडिंग करने के बाद अब लेवल 3 पर पहुंच चुके थे और तभी इन्हें एक लीडर बोर्ड अपडेट दिखाई देती है जिसमें इन सबको भी पता चल जाता है कि शैडो करंटली लेवल 5 पर पहुंच चुका है। ये चीज देखकर वैंग के टीममेट्स काफी हैरान होते हैं, पर वैंग उनसे कहता है कि हमें पहले रियल वर्ल्ड में जाकर अपने फ्रेंड और फैमिली को इस गेम के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अब ये दुनिया तबाही की तरफ जाने वाली है। और इसी मोमेंट पे वो सब गेम लॉग ऑफ करते हैं और तभी हम वैंग को रियल लाइफ में देखते हैं जहाँ उसके पास कुछ यूनिफॉर्म पहने हुए लोग इकट्ठे थे जो कि वैंग के बारे में काफी परेशान हो रहे थे। पर तभी वैंग उन्हें सबको इकट्ठा करने के लिए कहता है क्योंकि कुछ बहुत बुरा हो चुका था। और अगले सीन में हम वैंग को अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ देखते हैं और वो उन्हें शैडो के बारे में बता रहा था कि कैसे जब उसने इनको बचाया तो उसका लेवल 3 था, लेकिन जब ये लेवल 3 पर पहुंचे तो वो ऑलरेडी लेवल 5 पर पहुंच चुका था। लेकिन तभी वैंग की एक फेलो ऑफिसर
ऑफिसर उससे कहती है कि क्या शैडो टाइम ट्रेवलर हो सकता है। जो चीज सुनकर उनके हेड ऑफिसर उससे कहते हैं कि नोवेल कम पढ़ा करो, यहाँ रियलिटी की बात हो रही है। पर अब इन सबको समझ आ चुका था कि ये किसी सुपर नेचुरल पावर से इन्वेडेड हो चुके हैं और तभी इनकी आईडी ने कुछ लोकल टीम्स फॉर्म करके उस गेम को एक्सप्लोर करने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि इस इवेंट से पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट हुआ था और हर कंट्री अब इस गेम को एक्सप्लोर करने की हर पॉसिबल कोशिश कर रही थी। और तभी इनके हेड उसी ऑफिसर एनयू को टीम 1 का लीडर और वैंग को सब लीडर अपॉइंट करते हैं, जिन्हें अपने मेंबर सिलेक्ट करने थे, क्योंकि वैंग मिंग के मुताबिक शैडो की पर्सनैलिटी बुरी नहीं थी तो वो उसके दोस्त बन सकते थे। और एनयू को लीडर अपॉइंट करने का मकसद भी शैडो को सीक्रेटली इंटेरोगेट करना था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इस काम के लिए ठीक थी। और तभी इनके हेड इन सबको शैडो की रियल आइडेंटिटी ढूंढने की हर पॉसिबल कोशिश करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस चीज से इनको काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है शाओ पर, जो कि सोच रही थी कि इतने बड़े इवेंट के होने के बाद भी फेंग ने आकर उससे माफी नहीं मांगी और उसे राजी नहीं किया। और वो ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि इस दफा से पहले जब भी शाओ उस पर गुस्सा होती थी तो फेंग उसे मनाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेता था। और तभी वो सोचती है कि अगर हम सोने से गेम में चले जाते हैं तो सॉन्ग फेस वक्त गेम में होगा, और अगर वो गेम एंटर करती है तो वो उसे ढूंढ सकती है। और इसी मोमेंट पे वो अपने एक दोस्त को कॉन्टेक्ट करती है जो कि ऑलरेडी लेवल 3 होने के बाद गेम से बाहर आ चुका था, और शाओ से लेवल अप करने की टिप्स मांगती है, जिस पर वो शाओ को सेम एगिलिटी वाली टिप बताता है और बोलता है कि जब कोई प्लेयर लेवल 5 पहुंचेगा तो वो टाउन की टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर लेगा। तब तक तुम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करके लेवल अप करना, और जैसे ही पोर्टल ओपन होगी तो मैं तुम्हें आके लेवल अप करने में हेल्प करूंगा। अब ये बात सुनकर शाओ बहुत खुश हो जाती है और कुनफेंग के बारे में सोचने लगती है कि जब तक वो गेम ज्वाइन करेगा तब तक शाओ बहुत आगे पहुंच चुकी होगी और तब वो फेंग की मदद नहीं करेगी। लेकिन तभी हम शैडो को देखते हैं जो कि उसी डैम की लूट के पास था, और उसे जो वो एक गोल्ड आइटम मिला था वो एक रिंग थी, और ये रिंग उसे इतने एट्रीब्यूट्स देती है जो कि बाकी प्लेयर्स को 3 लेवल अप करने पर मिलते हैं। और उस लूट से मिले बाकी आइटम्स भी उसके लिए काफी यूजफुल थे, और तभी उसे एक असैसिन क्लास एबिलिटी इंस्टेंट कट मिलती है। इस एबिलिटी को यूज करके वो 15 मीटर तक एक स्ट्रेट डायरेक्शन में डैश करेगा और 5 सेकंड के लिए इनविजिबल स्टेट में चला जाएगा, और उसके रास्ते में आने वाले सारे एनिमीज को वो टोटल 3 स्लैशेस मारेगा। इस एबिलिटी को सीखने के बाद उसके पास कुछ एवोल्यूशन पॉइंट्स थे, जिसका यूज करके वो अपनी हैंड स्किल को अपग्रेड करता है, और अब उसकी लूट और लूट की रेयरिटी के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स बाकी थे, तो वो अपनी इंस्टेंट कट एबिलिटी को अपग्रेड करता है, जो कि सिल्वर से प्लैटिनियम तक पहुंच जाती है। और ऑफ कोर्स इस एबिलिटी की डिटेल्स जो मैं पहले बता चुका हूँ वो भी एक बड़े स्केल पर बढ़ती हैं। लेकिन तभी उस पर कुछ क्रोलर्स अटैक कर देते हैं, जिन पर वो अपनी इंस्टेंट कट एबिलिटी यूज करता है और उन्हें एक ही गो में खत्म कर देता है। और इस मोमेंट पे शैडो रियलाइज करता है कि उसकी इन मॉन्स्टर्स को मारने की एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। अगर वो यहाँ पर पोजन डार्ट्स यूज करता है तो उसे एक मॉन्स्टर को मारने के लिए 2 डार्ट्स लगते, पर जितना छोटा कॉम्बैट टाइम उतने ही छोटे कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस। अब इस टाइम पे शैडो के पास टोटल 618 दिन का लाइफ स्पैन था, लेकिन उसे गेम की एबिलिटीज रियलिटी में ले जाने के लिए 2.5 साल का लाइफ स्पैन चाहिए था, जो कि एग्जैक्ट 900 डेज बनता है। और यहीं पर वो फिर से एक्स्ट्रा आइटम्स बेचने का डिसाइड करता है, जिसके बाद उसके पास 900 डेज का लाइफ स्पैन तो आ ही जाएगा। और उसके बाद वो जैसे ही लेवल 10 रीच करेगा तो वो अपनी इन गेम एबिलिटीज को रियलिटी में ले जा पाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने टाउन की टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट कर चुका है, पर एक पोर्टल एक्टिवेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे किसी और विलेज या टाउन में टेलीपोर्ट होना है तो वहां पर भी किसी बंदे को लेवल 5 रीच करके एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करनी पड़ेगी। और इसी पॉइंट पर शैडो को याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में सोंगफी फायरफ्लाई विलेज से था, तो वो एक अलार्म सेट करता है जिससे जब भी कोई प्लेयर फायरफ्लाई विलेज में पोर्टल एक्टिवेट करेगा तो उसे पता चल जाएगा। पर अगले सीन में हम उसे फिर से आइटम सेल करते हुए देखते हैं, और इस बार इतने ज्यादा लोग उससे चीजें बाय करने आए थे कि वो सारे आइटम सिर्फ 1 ही मिनट में सेल कर देता है। इस मोमेंट पे उसके पास इनफ लाइफ स्पैन तो हो गए थे, लेकिन लेवल 10 रीच करने के लिए उसे अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। और तभी उसके पास वैंग मिंग के गिल्ड की एक लड़की आती है जो कि इसे बेचने के लिए एक स्पेस रिंग ऑफर करती है। इस रिंग को देखते ही शैडो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि ये रिंग स्टोरेज के लिए एक एक्सट्रीमली रेयर चीज थी, जो कि आपको यूजुअल से काफी ज्यादा स्टोरेज ऑफर करती है। इसलिए इस रिंग के ड्रॉप रेट काफी ज्यादा लो थे, और इतने अर्ली स्टेजेस में इस रिंग का मिलना काफी लकी था। और तभी शैडो इस लड़की से स्पेस रिंग की प्राइस पूछता है, क्योंकि उसकी पास लाइफ में इस रिंग की प्राइस तकरीबन 3600 लाइफ डेज थी। लेकिन ये लड़की शैडो से उसको एज अ फ्रेंड ऐड करने के लिए कहती है और उससे एक बॉस को मारने के लिए मदद मांगती है, जिस बात पर शैडो एग्री कर जाता है। और तभी वो लड़की शैडो को बताती है कि ये बॉस एक गोल्ड लेवल है जो कि एक स्वाम्प में एक बोर्ड पर होता है। और ये सुनते शैडो समझ जाता है कि ये गोल्डन घोस्ट शिप हो सकती है। अब गोल्डन घोस्ट शिप एक रेयर बॉस है जो कि किसी लेवल पर भी अपीयर हो सकता है, लेकिन इसके अपीयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, और ये यूजुअली अच्छी लूट ड्रॉप करता है। जब भी ये घोस्ट शिप अपीयर होती है तो अक्सर गिल्ड से लेकर आपस में लड़ते हैं, लेकिन अगर ये एक स्टार्टअप विलेज में अपीयर होती है तो इसे मारना बहुत ईजी होता है। पर तभी शैडो को याद आता है कि उसकी पास लाइफ में ये रूमर्स थे कि वैंग मिंग की टीम में कोई ऐसा मेंबर था जिसके पास गोल्डन लक था, और वो बस चलते हुए रेयर बॉसेस, चेस्ट और डंजन्स ढूंढ लेता था। उस वक्त तो शैडो को बस एक अफवाह लगी थी, लेकिन अब वो समझ चुका था कि ये लड़की वही प्लेयर है। पर तभी हमें कहीं जाते हुए देखते हैं, जिस पर वो लड़की शैडो से कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो शैडो बताता है कि हम उसी बॉस को मारने जा रहे हैं, जो चीज सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और शैडो से कहती है कि तुम तो असैसिन हो, तुम तो डिसअपीयर हो जाओगे, लेकिन अगर उसने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं डायरेक्ट मरूंगी। तो शैडो उससे कहता है कि उसे मैं संभाल लूंगा, तुम बस एक सेफ एरिया में रहकर हमें देखना। लेकिन तभी शैडो अचानक से इनविजिबल हो जाता है, और तभी हमें पता चलता है कि इन्हें कुछ लोग चेस कर रहे थे। और जैसे शैडो डिसअपीयर होता है तो ये लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उस लड़की पर अटैक कर देते हैं, पर इनके रास्ते में शैडो आ जाता है जो कि सिंगल स्ट्राइक में इन सबको खत्म कर देता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट
होता है और हम देखते हैं कि शाओयू भी अब गेम एंटर कर चुकी थी और उसे भी क्रिटिकल क्लास प्रोफेशन प्रिंसेस ऑफ लाइफ मिला था। पर तभी वो लीडर बोर्ड की तरफ देखती है और जैसे वो शैडो का नाम सबसे ऊपर पड़ती है तो वो अपने उस हेल्पर दोस्त को छोड़कर शैडो के साथ टीम अप करने का सोचने लगती है। पर तभी हम वैंग मैंग को देखते हैं जिनकी हीलर शैडो के साथ गई थी और वो बिना हीलर के रेड पर नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी उनके पास शाओयू आती है जो कि डिसेंट सा फेस बनाकर उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है। पर तभी हम शैडो और उस हीलर को देखते हैं जो कि वो गोल्डन बोर्ड ढूंढ चुके थे और तभी शैडो उस लड़की को यही रुकने के लिए कहता है और खुद उस बॉस को मारने के लिए आगे जाने लगता है। अब इस घोषिप की वजह से ये एरिया ग्रे जोन बन चुका था और इसमें लाइफ लॉस रेट 100 टाइम्स था और तभी शैडो सोचता है कि इस जगह में 15 मिनट रहना एक लाइफ डे कंज्यूम कर सकता है, लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तभी शैडो को पता चलता है कि इस बॉस के डिसअपीयर होने में 45 मिनट थे। मतलब ये बॉस एक टाइमर के साथ आता है बट फॉर्चुनेटली उसके लिए 45 मिनट्स मोर देन इनफ थे। और तभी वो शिप में बैठे बॉस पर अपनी इंस्टेंट कट से अटैक करता है जिससे उसे काफी डैमेज होता है। पर तभी वो अपने पॉइजन डार्ट से शिप की आगे लगी कुछ बेल्ट पर अटैक करता है और तभी हमें पता चलता है कि इस घोस्ट शिप को हराने के कुछ चैलेंजेस होते हैं, जिनमें से पहला है इसका वीक स्पॉट, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। लेकिन इसका असली वीक स्पॉट इसका स्केलेटन या हल नहीं बल्कि बोर्ड के बो पर लगी फैंटम फायर बेल्स हैं। और दूसरा ये कि जब इसके वीक स्पॉट को हिट किया जाता है तो ये अपने आसपास के पानी को कंट्रोल करके एक मैसिव एरिया अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज डील करता है। और अर्ली स्टेजेस में एक वॉरियर सिल्वर इक्विपमेंट के फुल सेट का यूज करके ही एक हिट को सर्वाइव कर सकता है। और लकीली शैडो की एबिलिटी काफी ठीक थी तो वो उन अटैक्स को काफी आसानी से डोज कर रहा था। और तीसरा चैलेंज ये कि एरिया अटैक के बाद ये 12 रोटन एक्वेटिक घोस्ट को समन करेगा, जिनमें से हर एक की स्ट्रेंथ एक सिल्वर ग्रेड के बॉस जितनी होगी और ये 12 घोस्ट प्लेयर पर बहुत तेजी से अटैक करेंगे और ज्यादातर इक्विपमेंट जाया हो जाएगी। और इससे भी ज्यादा ये कि ये घोस्ट सिर्फ हर 3 मिनट्स में एक एक्वेटिक घोस्ट समन करेगी, जिन्हें अगर टाइम पर ना संभाला गया तो वो खतरे लायक हो सकते हैं। और शैडो के लिए केस डिफरेंट था क्योंकि वो हर वक्त इनविजिबल था तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे और उसे बस एक अच्छा एंगल चाहिए था और तभी वो उन सबको एक अटैक में ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम उस मैच को देखते हैं जो कि शैडो कैसा लड़ता देख के बहुत हैरान हो रही थी, पर वो रियलाइज करती है कि शैडो टाइम जोन की वजह से अपना 1/3 लाइफ स्पैन खो चुका था और वो इस चीज को रोक भी नहीं पा रहा था। और तभी शैडो कहता है कि शाओ ही मैं किसी भी मोमेंट पर मर सकता हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके रिवाइव होने का इंतजार करना। पर वो मेज कहती है कि ऐसा क्यों, आप तो एडवांटेज में है ना, और ये शाओ ही क्या है। और तभी हमें पता चलता है कि शाओ ही का मतलब होता है लिटिल ब्लैक, जो कि काइंड ऑफ फनी नेम है जिससे शाओ ही चिढ़ रही थी। लेकिन तभी हम फिर से उन आदमियों को देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले शैडो ने मारा था और अब वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। और तभी उनका एक फेलो प्लेयर उन्हें आकर बताता है कि शैडो अकेला उस बॉस के साथ फाइट कर रहा है और वो लड़की एक क्लिफ की एज पर खड़ी है। और तभी हम शैडो को देखते हैं जो कि हमें फोर्थ चैलेंज बताता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ये घोस्ट शिप जब अपनी हाफ लाइफ पे होगी तो ये एक वाइड रेंज की सोल वेव अनलीश करेगी जिसका असर 5 सेकंड तक रहेगा और उस मोमेंट पे शैडो उस वेव को डॉज नहीं कर सकता और इसीलिए शैडो वहीं पर मर जाता है। और तभी हम उन्हीं प्लेयर्स को देखते हैं जो कि शैडो के मरने पर उसका मजाक बना रहे थे और इसी के बाद वो घोस्ट शिप की आधी एचपी देखते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इन एन इंस्टेंट वो लोग मर के दोबारा आइलैंड पर भी स्पॉन हो जाते हैं और इसी बात से हमें पता चलता है कि शैडो कितना ज्यादा ओवरपावर्ड है। लेकिन तभी हम फिर से शैडो को देखते हैं जो कि दोबारा से सैम के पास आ चुका था और वो इतने ज्यादा लाइफ स्पैन देख के लिटिल ब्लैक से पूछता है कि इतने ज्यादा लाइफ ऑर्ब यहाँ पर कैसे आए। इस पर शाओ ही उसे बताती है कि एक ग्रुप इस बॉस को मारने के लिए आया लेकिन इंस्टेंटली वाइप आउट हो गया। और तभी शैडो सोचता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसने भी शिप की वजह से बहुत ज्यादा सफर किया था और इसी मोमेंट पे हमें पता चलता है कि ये शिप सिर्फ एक बार ही अपनी वो वेव स्किल यूज कर सकती है और इसकी बाकी एचपी खत्म करना काफी इजी है। जब ये शिप हाफ हेल्थ से नीचे तक डैमेज ले लेगी तो एक फिक्स चांस है कि ये डिसअपीयर होकर कहीं दूर रीअपीयर होगी और नॉर्मल प्लेयर्स के लिए इसे मारना काफी डिफिकल्ट होगा। और तभी शैडो उसकी बेल्ट पर अपने डार्ट से अटैक करता है जिसके बाद वो डिसअपीयर होने ही वाली थी, लेकिन शैडो उसके साथ फाइट करते हुए उसकी मूवमेंट को नोटिस कर चुका था और वो तभी उस पर अपनी इंस्टेंट स्लैश से अटैक करता है। लेकिन तभी हम फिर से उन्हीं प्लेयर्स को देखते हैं जो कि फिर से वहीं पर आ चुके थे, जिन्हें देखकर शाओ भी थोड़ा इरिटेट होती है, लेकिन शैडो उस बॉस को मारने ही वाला था तो वो उन्हें उसके पास जाने नहीं दे सकती थी और इसीलिए वो इनकी टीम के 2 लोगों पर अपनी पावर्स का यूज करके लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, जिससे वो लोग इसे नोटिस कर लेते हैं और इसे मारने के लिए इसका पीछा करने लगते हैं। और यहीं पर हम एक और ग्रुप को देखते हैं जो कि स्वैम के पीछे छुपकर शैडो को देख रहे थे। और तभी हम शैडो को देखते हैं जो कि इस बॉस को ऑलमोस्ट मार चुका था, लेकिन ये गोल्डन घोस्ट शिप लेवल 5 पर ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसको इसे सोलो मारने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और इस मोमेंट पे शैडो क्लिफ वाले ग्रुप और स्वैम वाले ग्रुप को नोटिस कर लेता है जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब शैडो उस बॉस को मारे और कब वो लोग शैडो को मार कर इनकी लूट चोरी करें। लेकिन तभी शैडो फाइनली उस बॉस को मार देता है जिससे उसका लेवल 8 हो जाता है और उसे 7 एवोल्यूशन पॉइंट्स के साथ साथ 216 दिन का लाइफ स्पैन भी मिलता है। और इसी के बाद शैडो के पूरे शेल टाउन में नोटिफिकेशन आता है कि शैडो पूरे सर्वर में ऐसा पहला प्लेयर है जिसने गोल्ड ग्रेड बॉस को मारा है। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वैंग मैंग इस पॉइंट पे सोच रहा था कि रिसेंटली शैडो एक ब्रोंज बॉस से अकेला लड़ रहा था और सिर्फ कुछ ही टाइम के बाद उसने अकेले ही एक गोल्ड बॉस को भी मार दिया। और एट द सेम टाइम शॉ भी सोच रही थी कि शैडो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर वो इसे कैरी करता है तो वो जल्दी लेवल अप कर सकती है और सोंगफी से मिल सकती है। और बाद अभी वो इस टाइम पर नहीं जानती है कि फेंग ही शैडो है। लेकिन तभी हम उन सैम वाले लोगों को वापस से देखते हैं जहाँ एक प्लेयर अपने फेलो प्लेयर से कहता है कि अपनी स्किल का यूज करो और शैडो को ढूंढ कर मार दो और फिर हम उस बॉस की लूट खुद ले लेंगे। और तभी वो प्लेयर एक एरो शूट करता है
जो कि एक ईगल में चुना जाता है और ये चीज देखकर शैडो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये हंटर इतनी जल्दी एंटी इनविजिबिलिटी स्किल सीख जाएंगे और इसीलिए वो शैडो को मारने और उसकी लूट चोरी करने के लिए इतने कॉन्फिडेंट थे। और शैडो की असैसिन क्लास +1 इनविजिबिलिटी लेवल के साथ आती है तो लेवल 1 एंटी इनविजिबिलिटी उसकी स्किल को नहीं तोड़ सकती और इसीलिए वो लोग समझते हैं कि शैडो सबको देखकर भाग गया है और तभी वो लोग लूट के लिए बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो बैटल के लिए तैयार थे क्योंकि लूट की रियल ओनरशिप 5 मिनट्स में खत्म होगी और इसके बाद ये सारी लूट उनकी हो जाएगी। बट द वेरी नेक्स्ट सेकंड शैडो उन सबको भी मार देता है और इस मोमेंट पे शैडो के पास इनफ एवोल्यूशन पॉइंट्स थे तो वो लूट उठाने से पहले अपनी हैंड स्किल को अपग्रेड करता है जिससे वो स्किल डायमंड से एपिक हो जाती है और उसके लूट बढ़ाने के चांसेस 300% हो जाते हैं और लूट की रेयरिटी के चांसेस 100% हो जाते हैं। इसी के बाद शैडो लूट पिक करता है जिससे उसे 21 एवोल्यूशन पॉइंट्स और अराउंड 600 दिन का लाइफ स्पैन और दोनों घोस्ट फायर बेल्स मिलती हैं। ये बेल्स उसके लिए काफी यूजफुल होने वाली थी क्योंकि अगर वो इन्हें इक्विप करके मरता है तो उसका लाइफ स्पैन कम नहीं होगा और अगर वो मॉन्स्टर को मारेगा तो उनसे मिलने वाले लाइफ स्पैन के बढ़ने के चांसेस 20% होंगे। लेकिन तभी शैडो शाओही की आवाज सुनता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि वही आदमी अब शाओही को मारने ही वाले थे कि शाओही खाई में कूद जाती है और दोबारा से आइलैंड पर स्पॉन होती है और वहीं से वो शैडो को कांटेक्ट करके बताती है कि वो ऑलरेडी मर के आइलैंड पर आ चुकी है और वो ऐसा इसलिए कर पाई थी क्योंकि वो अभी भी एक पार्टी में थे, मतलब एक ही टीम में थे। और तभी शैडो उससे कहता है कि मेरा वहीं पर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। अब इस मोमेंट पे शैडो के पास 31 दिन का लाइफ स्पैन और 21 एवोल्यूशन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो अपनी हैंड स्किल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम उससे 210 एवोल्यूशन पॉइंट्स मांगता है क्योंकि जितना हाई स्किल का लेवल होगा उतने ही एवोल्यूशन पॉइंट। पर शैडो हैंड स्किल की जगह अपनी अटैकिंग स्किल को अपग्रेड करता है क्योंकि जितना डैमेज बढ़ेगा उतना ही बॉसेस को मारना आसान होगा। इसी मोमेंट पे शैडो अपने इंस्टेंट स्लैश को 2 बार अपग्रेड करता है जिससे वो दूसरी एबिलिटीज यूज किए बिना ही अब 3000 का डैमेज दे सकता है और अगर वो दूसरी एबिलिटीज इसके साथ यूज करेगा तो वो तकरीबन 6 से 7000 का डैमेज देगा। और तभी हमें पता चलता है कि गोल्ड टायर बॉस 2 से 4 सिल्वर इक्विपमेंट्स गिराता है और एक स्मॉल चांस ये भी होता है कि एक गोल्ड इक्विपमेंट भी गिरे। लेकिन शैडो की हैंड स्किल की वजह से उसे 11 गोल्ड इक्विपमेंट्स और स्किल बुक्स और 2 प्लेटिनियम इक्विपमेंट और 1 प्लेटिनियम स्किल बुक मिली थी और इनमें से 3 चीजें ऐसी थी जो शैडो खुद यूज कर सकता था, जिनमें से एक घोस्ट शिप डुअल ब्लेड से जो कि प्लेटिनियम टायर वेपन थे और इन ब्लेड का एक नॉर्मल अटैक भी 2 गुना डैमेज देगा। इसके बाद उसे काइंड ऑफ डिफेंस के लिए वेस्ट मिलती है और वो सोचने लगता है कि लेवल अप करने से उसकी कंस्टिट्यूशन नहीं बढ़ी क्योंकि उसकी करंट हेल्थ 350 थी पर इस आइटम ने उसकी हेल्थ में 419 पॉइंट्स ऐड किए थे और जब तक उसने ये वेस्ट पहन रखी है तब तक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उसका डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकते। पर तभी वो अपने इस वेस्ट को इनविजिबल कर देता है और अब दूसरे प्लेयर्स नॉर्मली उसकी इस इक्विपमेंट को नहीं देख पाएंगे और उन्हें ये चीज चेक करने के लिए गेम का इंटरफेस ओपन करना पड़ेगा। और इसी के बाद उसे जो तीसरी आइटम मिली थी वो एक स्किल थी जिसका यूज करके वो अपना डोज रेट इंक्रीज कर सकता है और इसे देखकर शैडो थोड़ा सा खुश होता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये स्किल बहुत वीक है क्योंकि इस गेम में डोज रेट इंक्रीज करना काफी मुश्किल है और अगर आप डोज रेट इंक्रीज करने के लिए स्ट्रगल करते हो तो आपके बाकी के एट्रीब्यूट्स लो रहेंगे और अगर डोज एक्टिवेट ना हो तो सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन शैडो अलग था क्योंकि वो अपनी स्किल्स को इनफाइनेटली इंक्रीज कर सकता था और वो डोज रेट के लिए अपनी बाकी के एट्रीब्यूट्स को ज़ाया नहीं करने वाला था, उसके लिए इस गेम में सिर्फ बेनिफिट्स हैं। पर तभी शैडो वापस टाउन की तरफ जाने लगता है क्योंकि बाकी का सारा स्टफ दूसरे प्लेयर्स जैसे कि वॉरियर्स, मेड्स और आर्चर्स के लिए था और शैडो एडम्स को 10% डिस्काउंट के साथ वैंग मिंग को बेचने वाला था। वैंग मिंग ने अभी अफोर्ड तो नहीं कर सकता था लेकिन शैडो को उस पर इतना ट्रस्ट हो चुका था कि वो वैंग मिंग को ये सब कुछ कोई क्रेडिट्स पर सेल करे। लेकिन तभी शैडो के सामने कोइंसिडेंटली फिर से वही लोग आ जाते हैं जो कि उसे देखते ही वहां से भागने लगते हैं पर शैडो उनके लीडर को छोड़कर बाकी सबको मार देता है और तभी वो आदमी शैडो से रैम की भीख मांगने लगता है क्योंकि उसका लाइफ स्पैन 1 साल से भी कम था। पर शैडो उससे कहता है कि जब तुमने दूसरों पर हमला किया तो क्या तुमने खुद के बारे में सोचा, और अगले सेकंड वो उस प्लेयर को भी मार देता है। अब इसी टाइम पर उसे बहुत सारे प्लेयर्स को मारने के लिए किलर का टाइटल मिलता है और अब अगर वो मरता है तो उसका 75% ऑफ लाइफ टाइम चला जाएगा। लेकिन उसके पास घोस्ट फायर बेल्स थी तो उसे इतनी टेंशन नहीं थी। और अगले सीन में हम उसको टाउन में देखते हैं जहाँ सारे लोग उसे देखकर शौक थे क्योंकि उसने अभी अभी एक गोल्डन बॉस को अकेले मारा था। लेकिन तभी इसके पास एक प्लेयर आता है और ये वही बंदा था जो कि शैडो को मारकर उसकी लूट लेना चाहता था और इस टाइम पे शैडो को जो कुछ हुआ उसके बदले में एक स्किल बुक देता है और सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है और शैडो भी इस बात से सहमत था। पर तभी उसके फेलो प्लेयर्स कहते हैं कि उसने पहले हमें मारा और अब तुम उसे एक स्किल बुक दे रहे हो। लेकिन वो प्लेयर इनसे कहता है कि शैडो बहुत जल्दी लेवल अप कर रहा है, इसके पास पक्का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है और अगर ये रियल लाइफ में उसे ढूंढकर किडनैप कर लेते हैं तो उनको शैडो का सीक्रेट भी पता चल जाएगा और वो उससे अपने सारे काम भी करवा सकते हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन इकट्ठा करके उन्हें देना। लेकिन तभी शैडो लिटिल ब्लैक यानी शाओही से मिलता है और जो इक्विपमेंट शैडो उसे देता है उससे उसका डैमेज और माना रेट बढ़ जाता है, इसलिए वो शैडो का शुक्रिया अदा करती है। और शैडो उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपना एग्रीमेंट पूरा कर रहा हूँ और वो तभी उसे स्पेस रिंग मांगता है जिस पर उसे स्पेस रिंग दे देती है। लेकिन शाओही उसे बताती है कि जब वो जंगल में उन लोगों से बचकर भाग रही थी तो उसने एक अंडरग्राउंड केव डिस्कवर की जो कि ग्रीन की एंट्रेंस लग रही थी और इसी मोमेंट पे शैडो सोचने लगता है कि पहले वो शिप और अब ये रुइंड, इस लड़की के साथ दोस्ती करना काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और तभी शैडो शाओ से वैंग मिंग का पूछता है और एक बार वो इन सबको आइटम सेल कर दे तो वो उन्हीं रुइंस में जाने वाला था। पर शाओ उसे बताती है कि कैप्टन और बाकी के लोग नए प्रीस्ट को ट्रेन करने गए हैं तो वो जल्द वापस नहीं आएंगे। बाय द वे यहाँ पर लिटिल ब्लैक ने जिस प्रीस्ट की बात की है वो फेंग की बहन शाओ यू है, लेकिन इस
इस वक्त पर फेंग नहीं जानता कि इसकी बहन गेम ज्वाइन कर चुकी है और वेंग मिंग की टीम के साथ है। क्या स्टोरी पर वापस आए तो ये सुनने के बाद शैडो उन्हीं रूइंस के लिए जाने लगता है और वेंग मिंग को आइटम्स वो वापस आकर सेल करने वाला था। और तभी हम शैडो को उसके रास्ते में देखते हैं जो कि सोच रहा था कि बिगिनर टाउन में मेनली 3 टाइप्स के रूइन अपेयर हो सकते हैं, जो कि टॉम्स, कर्स्ड रूइंस और टेंपल ऑफ फेथ हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा रूइन है, क्योंकि हर रूइन में छोटे मॉब्स, ब्रोंज टायर होंगे और कुछ सिल्वर टायर मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन शैडो के लिए वो कोई मॉब्स, डीमंस या मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि लाइफ स्पैन रेवोल्यूशन पॉइंट्स का समुद्र थे। और तभी हम देखते हैं कि शैडो उस रूइन की एंट्रेंस को ढूंढ चुका था और उसमें एंटर होते हुए वो सोचने लगता है कि जो सारे टॉम्स हैं वो कुछ मॉन्स्टर से इनहेबिटेड होते हैं, जिन्हें मारना काफी डिफिकल्ट होता है। और उनके एंड पे ऑलमोस्ट हर दफा एक गोल्ड बॉस भी होता है। और जो मॉन्स्टर्स कर्स्ड रूइंस में होते हैं वो एंशिएंट और एविल गॉड्स की तरफ से कर्स्ड होते हैं, जिनमें से कुछ पास में ह्यूमन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पागल हो गए और कुछ मौत के बाद घोस्ट में बदल गए। और जो मॉन्स्टर्स टेंपल में होते हैं वो एंशिएंट और एविल गॉड्स के बिलीवर्स होते हैं। और इस मोमेंट पे शैडो को इस टेंपल का लेआउट काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो हमें बताता है कि अगर कोई आखिरी 2 रूइंस को क्लियर कर लेता है तो उनको एक स्पेशल आइटम या स्किल बुक मिलेगी। लेकिन इस मोमेंट पे शैडो समझ चुका था कि ये रूइन एक टेंपल ऑफ फेथ है, जो कि एंशिएंट गॉड ऑफ जजमेंट का फेथ टेंपल था और इसका ओरिजिन बिल्कुल शैडो की आई ऑफ जजमेंट जैसा था। लेकिन तभी हम वैंग की टीम को देखते हैं जिन्हें कि क्रोलर के साथ लड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी वो क्रोलर वैंग पर अटैक करता है, जिससे उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। और तभी उसका टीममेट शाओयू को हील करने के लिए कहता है, लेकिन वो बस वहाँ पे खड़ी थी। मतलब वो इतना भी नहीं जानती थी कि हील करना कैसे है। मतलब इतनी नल्ली ब्लेड होने के बाद भी एटीट्यूड आसमानों पर है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे देख के शाओ का टीममेट उसे अपनी स्किल यूज करने के लिए कहता है, लेकिन वो डर के अपनी वॉन्ड ही फेंक देती है। और अगले ही सेकंड वो लोग टाउन में थे। टाउन में उन्हें लिटिल ब्लैक मिलती है, जो कि उनसे पूछती है कि तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। और उन्हें बताती है कि शैडो भी यहाँ पर नहीं है, तो तुम लोग अभी इक्विपमेंट्स नहीं ले सकते। लेकिन तभी उनका एक टीममेट शाओयू पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इससे ज्यादा स्टूपिड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसे मॉन्स्टर्स की अटैक डॉज करना नहीं आता, इसे अपनी स्किल यूज करनी नहीं आती, इसे आखिर पता क्या है। पर लिटिल ब्लैक शाओयू को डिफेंड करते हुए कहती है कि इतना गुस्सा मत हो, वो एक बिगिनर है और वो पहली बार गेम खेल रही है और एक बार मरना नॉर्मल है। लेकिन उसका दूसरा टीममेट उन्हें बताता है कि हम सिर्फ एक बार नहीं मरे, बल्कि हम 1 घंटे से भी कम वक्त में 3 बार मर चुके हैं। और ये बस उनके लिटिल उन्हें अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि इस बार मैं आपके साथ जाती हूँ, मुझे शैडो से 2 चीजें मिली हैं जिनसे मैं काफी पावरफुल बन चुकी हूँ और मुझे यकीन है कि अगर हम वहाँ गए तो हम नहीं मरेंगे। अब ये बात सुन के वैंग कहता है कि झगड़ा बंद करो, लिटिल की बात ठीक है, अगर वो हमें ज्वाइन कर दिया है तो चीजें अच्छी हो सकती हैं और क्या पता जब हम वापस आए तो हम शैडो से भी मिल लें। ये बातें सुन के शाओ ऊपर ऊपर से अपोलोजाइज तो कर देती है, लेकिन डीप डाउन वो सोच रही थी कि इनसे खुद काम नहीं हो रहा और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। अगर इनके कनेक्शन शैडो के साथ ना होते तो मैं इनकी टीम कभी ज्वाइन न करती। पर तभी हम शैडो को देखते हैं जो कि अब टेंपल के अंदर आ चुका था और अंदर आते ही इसे 2 एंशिएंट गॉड्स के फॉलोअर्स दिखते हैं, जिनका टायर सिल्वर और लेवल 10 था और ये दोनों शैडो को नील कर रहे थे। लेकिन शैडो फिर भी इन पर अपनी इंस्टेंट शैडो स्लैश से अटैक करता है, जिससे उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा कम नहीं होती। और शैडो सोचने लगता है कि मेरी स्टेल्थ ब्रेक करने और बैक स्टैब करने के बाद भी उनकी हेल्थ का काफी छोटा हिस्सा कम हुआ है। और वो इनसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था, क्योंकि इन दोनों की हेल्थ मिला के ऑलरेडी उस घोस्ट शिप से ज्यादा थी। और वो दोनों फिर से शैडो के सामने नील कर देते हैं, जबकि शैडो क्लियरली स्टेल्थ में था। और अब शैडो समझ जाता है कि ये उसका आई ऑफ जजमेंट सेंस कर चुके हैं और इसीलिए उस पर अटैक नहीं कर रहे। पर तभी शैडो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों को रास्ता पता है, क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो। पर वो दोनों शैडो को कोई जवाब नहीं देते और शैडो समझ जाता है कि ये ऑलरेडी करप्टेड और डिकम्पोज्ड हो चुके हैं और अब ये बस ह्यूमन का लाइफ स्पैन चोरी करने वाले वाइल्ड बीस्ट हैं। लेकिन तभी वो दोनों शैडो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमला कर देते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेयर्स की एक और टीम आ गई थी, जिसे कि वो दोनों फौरन से खत्म कर देते हैं। और जब शैडो उनके लाइफ स्पैन के पास जाता है तो उन्होंने तकरीबन 100 दिन का लाइफ स्पैन ड्रॉप किया था, मतलब वो अच्छे खासे अमीर थे। पर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि शैडो पूरे टेंपल का चक्कर लगाकर आ चुका है और उसे यहाँ कोई चीज नहीं मिलती, ना कोई ट्रैप्स और ना ही कोई ट्रेजर। यहाँ पर बस ये 2 मिनी बॉसेस थे और इसलिए शैडो इन्हें अपने पोजन डार्ट से खत्म करता है, जिसके बाद वो लेवल 9 पर पहुंच जाता है और उसे कुछ एक्सपी और एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। पर तभी शैडो ग्रीडी हैंड एक्टिवेट करता है और एपिक टायर की ग्रीडी हैंड काफी इंसेन थी, क्योंकि इससे उसे 32 एवोल्यूशन पॉइंट्स, 1500 दिन का लाइफ स्पैन, 4 गोल्ड आइटम्स और 10 सिल्वर आइटम्स मिलती हैं। और उसे इवन एक गोल्ड क्लास पेंडेंट मिलता है, जिसके और फायदों के साथ साथ एक यूनिक इफेक्ट ये भी था कि वो इसे यूज करते हुए एक सिल्वर टायर फुलवर को समन कर सकता है, जो कि उसके लिए फाइट करेगा, लेकिन उसका कूल डाउन 600 सेकंड्स था। अब इस नेकलेस के स्टैट्स काफी अच्छे थे और इसकी 20% कूल डाउन रिडक्शन एबिलिटी की वजह से उसकी स्टेल्थ का कूल डाउन 22 सेकंड से 19 तक, पोजन डार्ट का 4.3 से 3.7 तक और इंस्टेंट शैडो स्लैश का 10.4 से 8.8 तक चला जाता है, जिसकी वजह से अब वो और भी एफिशिएंट तरीके से ग्राइंड कर सकता था। पर इसके अलावा उसे जो बाकी आइटम्स मिले थे उनको यूज करने के लिए प्लेयर का लेवल 8 से ज्यादा होना चाहिए और अब तक शैडो के अलावा किसी का लेवल भी 8 से ऊपर नहीं था, तो वो उनको कुछ टाइम के बाद सेल करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी शैडो के पास एक बटन टाइप की कोई चीज निकलती है, जो कि एक सीक्रेट मैकेनिज्म था और जैसे शैडो उसके पास जाता है तो वो एक लिफ्ट की तरह काम करके शैडो को 300 से 400 मीटर नीचे ले जाता है। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसे यहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए।
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, आगे स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एज़ यू कैन सी मैं इस अपनी जो वॉइस ओवर है इसको एनहेंस भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, क्योंकि मेरी ये जो कंट्री है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।